गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रत्नेश कुमार पांडे सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आपके समक्ष डीएड SCHI सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग में यूनिट नंबर 4.3 एरर्स इन सुप्रासेगमेंटल अतिखंडी विकार के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले के यूनिट 4.2 में मैंने आपको वॉइस डिसऑर्डर बताया है। आज मैं उसी यूनिट के नए टॉपिक 4.3 में एरर्स इन सुप्रासेगमेंटल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अतिखंडी विकार सुप्रासेगमेंटल एरर्स इन सुप्रासेगमेंटल के एरर्स के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना है कि सुप्रासेगमेंटल होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले कक्षा में पैरामीटर्स ऑफ स्पीच वाणी के घटक को बताया है। यानी वाणी के घटक का मतलब ये होता है वाणी होता क्या है। वाणी का ये है कि जब हम जो सुनते हैं उसको हम बोलते हैं, यानी सुनने से संबंधित फिर हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं, तो वह वाणी होता है। और वही उसी वाणी के निर्माण में कौन कौन से घटक अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो वाणी के घटक को हम निम्न 3 रूपों में अध्ययन करते हैं। पहला है सेगमेंटल, दूसरा है नॉन सेगमेंटल और तीसरा है सुप्रासेगमेंटल। सेगमेंटल खंडीय, अखंडीय, अतिखंडीय। सेगमेंटल होता क्या है इसको देखिए और समझिए। सेगमेंटल कहने का मतलब यह है कि वाणी की सबसे छोटी इकाई फोनीम ध्वनिग्राम कहलाती है। फोनीम वावेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी जैसे कि अ आ ई क ख ग, ठीक। और इसी फोनीम को हम लोग सेगमेंटल कहते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आपको एक स्ट्रक्चर माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, उसे देखिए आप। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसे देखिए। लैंग्वेज, भाषा को हम 2 रूपों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला एक रूप इसका होता है यहाँ, जो कि हेयरिंग होता है। हेयरिंग का मतलब सुनना। सुनने से संबंधित जब बात आती है तो ये इसमें ध्वनि का होना अति आवश्यक है। यानी ध्वनि को ही तो हम सुनते हैं, और ध्वनि का जो अध्ययन करते हैं वह होता है फोनोलॉजी, जिसमें हम ध्वनि यानी साउंड का अध्ययन करते हैं। और लैंग्वेज की एक दूसरी रूप हो जाता है विजुअल, यानी देखना। विजुअल रूप में हम क्या इसको देखते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक। इसमें अब यहाँ पर जब हम लैंग्वेज को साउंड के माध्यम से सुनते हैं तो फिर क्या निर्माण होता है, यहाँ पर है स्पीच, वाणी। और इसी वाणी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि स्मॉल यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई होती है फोनीम, जो कि वावेल प्लस कॉन्सोनेंट्स इन दोनों से मिलकर बना रहता है। यानी कि स्वर और व्यंजन, इन दोनों से मिलकर क्या होता है, फोनीम का निर्माण होता है। फोनीम ध्वनि ग्राम। और जब
इसके छोटी इकाई की बात करते हैं स्ट्रक्चरल की, तो सबसे छोटी इकाई मॉर्फेम होता है। मॉर्फेम यानी ये होता है, ये भी होता है वॉवेल प्लस कंसोनेंट्स, यानी स्वर प्लस व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर मॉर्फेम का निर्माण होता है। मॉर्फेम एक क्या है, जिसे हम देख सकते हैं, सुनते नहीं, ये देख सकते हैं। और फोनीम क्या है, जिसे हम सुन सकते हैं, यानी ये सुनने से संबंधित है। और ये क्या है, मॉर्फेम देखने से संबंधित है। यानी एक ही भाषा को एक इसका रूप होता है सुनते हैं, और सुनने के द्वारा हमारा क्या होता है, स्पीच यानी वाणी का निर्माण होता है। और जब हम साक्षरता क्षेत्र में जाते हैं, जब हम पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, तो उसी भाषा को बेस बनाकर, यानी उसी वाणी को बेस बनाकर हम उसे देखते हैं कि हम जो भाषा बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी देखने में हमारी भाषा की रूपरेखा कैसा होता है। यानी इसको मॉर्फेम को कहते हैं रूप ग्राम, यानी कि वह देखने में लगता कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे हम स्ट्रक्चर क्या है कि हम एक घर है तो घर की कल्पना करते तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको हम वो दिखाई देता है। तो उसी तरह से एक ऐसी भाषा जो कि हम बोलते तो हैं, हम सब लोग बोलते, एक निरक्षर व्यक्ति भी भाषा बोलता है, लेकिन वह भाषा कैसा होता है देखने में, उसको हम विजुअल रूप में जब देखने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर रूप में, तो वह हमें मॉर्फेम के माध्यम से वावेल कॉन्सोनेंट दिखाई देता है। और जब हम उसको ध्वनि के माध्यम से करते हैं, यानी देखते नहीं, ध्वनि के माध्यम से बोलते हैं और सुनते हैं, तो वो वावेल कॉन्सोनेंट होता है, स्वर व्यंजन होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमें ध्यान देना है वाणी के रूप में। ये अभी आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी इस समय वर्तमान में आपके इरर्स इन सुप्रा सेगमेंटल में वाणी के पक्ष को लेकर हम चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे स्पीच की सबसे छोटी इकाई फोनीम होती है। फोनीम ही क्या होता है आपका, यही फोनीम होता है आपका सेगमेंटल, यही फोनीम सेगमेंटल होता है। तो यानी सेगमेंटल का मतलब ये होता है कि वाणी की सबसे छोटी इकाई, सेगमेंटल का मतलब वाणी की सबसे छोटी इकाई जो कि हमें सुनाई देता है। जैसे हम कहते आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ये सभी जितने भी हैं इसको हम सेगमेंटल कहते हैं। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि स्पीच जो वाणी बनता है, यही स्पीच क्या हो रहा है कि हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज को इसमें जब हम यही साउंड जब डाल देते हैं, तो यही दोनों मिलकर क्या होता है, स्पीच का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि होता है कि चाहे वाणी की सबसे छोटी इकाई की बात हो, चाहे लैंग्वेज की सबसे छोटी यानी भाषा की भी अगर सबसे छोटी इकाई भी क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, यानी वर्णमाला। इसी को कहते हैं वर्णमाला, यानी वर्णमाला। और इन्हीं वर्णमालाओं को हम क्या कहते हैं, जब हमको वाणी के रूप में लेना होता है, इन्हीं वर्णमाला को जब हमें वाणी के रूप में यानी ध्वनि के रूप में लेना होता है, तो सेगमेंटल होता है। और इसी सेगमेंटल इसको जो हम क्या कहते हैं, फोनीम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में स्ट्रक्चर आ गया होगा कि लैंग्वेज जो हमने आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में बताया था, तो वहाँ पर एक अभी चूँकि जब सेगमेंटल की बात होती है तो उसी लैंग्वेज से फिर मैंने आपको बताया कि उसके दो रूप होते हैं, एक आपके ध्वनि के माध्यम से चलता है, एक देखने के माध्यम से चलता है। और जैसे कि स्पीच होता है, फिर फोनीम होता है, इधर से स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद मॉर्फेम बनता है। अब हम चलते हैं पुनः अपने टॉपिक पर कि सेगमेंटल के बाद नॉन सेगमेंटल क्या होता है।
सेगमेंटल के बारे में जान लिए। अब इसके बाद होता है नॉन सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल होता क्या है, जो फोनीम, यही फोनीम आपस में मिलकर जब एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं, यानी अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं, तो वह होता है नॉन सेगमेंटल। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि क प्लस ओ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, इन सभी को जब मिला देते हैं, इन सभी स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं, तो इन अक्षरों को मिलाने के बाद आपका एक सार्थक शब्द बनता है, जो कि कोमल। कोमल क्या है, नाम किसी का हो सकता है, जिसे हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से र प्लस आ प्लस म, जब इनको हम आपस में मिला देते हैं तो ये जाके बनता है एक राम, यह भी नाउन है ये। तो कह सकते हैं कि जब हम फोनीम को आपस में मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, तो अर्थपूर्ण शब्द ही क्या होता है, वही नॉन सेगमेंटल होता है। ठीक, तो सेगमेंटल नॉन सेगमेंटल तो आपको समझ में आ गया। अब इसी के आगे चलते, चूँकि इनका क्रम होता है कि क्या, कि कैसे सुप्रा सेगमेंटल आया, तो सेगमेंटल आया, फिर नॉन सेगमेंटल। अब इन्हीं शब्दों को जब हम आगे इकट्ठा करके और जब वाक्य का निर्माण करते हैं, तो वही बनता है सुप्रा सेगमेंटल। जैसा कि ध्यान दीजिए कि कई अर्थपूर्ण शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। अर्थपूर्ण शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, यानी अर्थपूर्ण शब्द का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे लकम, जैसे कि तमला, जैसे कि मतलब इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे कलम तो होता है, लेकिन लकम क्या होता है। ठीक, तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि अर्थ नहीं होता है। आप देखते होंगे कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो निरर्थक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, निरर्थक शब्द यूज करते करते वो फिर सार्थक शब्दों पर आ जाता है। तो इसी में कहने का मतलब ये है कि कई अर्थपूर्ण शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। प्रत्येक शब्द व वाक्य सुर तथा लय में बदलाव दबाव लाते हैं, उन्हें सुप्रा सेगमेंटल कहते हैं। केवल शब्दों से वाक्य मिलकर बन जाए, ये सुप्रा सेगमेंटल नहीं है। वाक्य जो बनता है, वाक्य की बोलने की शैली क्या होनी चाहिए, वाक्य का लय क्या होना चाहिए, वाक्य किस लय में बोला जाता है, उसमें वाक्य में उतार चढ़ाव जो भी होते हैं, यानी उन्हीं के माध्यम से वाक्य का अर्थ समझ में आता है। अगर वाक्य को केवल एक सिंपल तरीके से, एक साधारण तरीके से केवल बोला जाए, तो यह केवल सुप्रा सेगमेंटल नहीं है। सुप्रा सेगमेंटल कहता है कि सुप्रा सेगमेंटल में कुछ गुण होते हैं। वह गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंटोनेशन है, रिदम है, इम्फेसिस है, स्ट्रेस है, पिच है, लाउडनेस है, फ्रेजिंग है, रेट है। यानी इन तमाम गुणों को जब आपस में मिला देते हैं तो सुप्रा सेगमेंटल का निर्माण होता है। और ये जो गुण होते हैं, इनके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। यानी अलग अलग अर्थ का मतलब ये होता है कि ये सभी अपना अलग अलग अहम भूमिका निभाते हैं, और इनका एक अलग अलग अहम भूमिका की वजह से वाक्य में एक नई सजीवता होती है, वाक्य में एक सुरीलापन भी मौजूद होता है, वाक्य में एक मधुरता आती है। और इन गुणों में यदि किसी भी तरीके से कोई समस्या होती है या नहीं, इसमें किसी तरह की परेशानी होती है, तो यही इरर्स में आते हैं। यानी इनमें किसी तरह की समस्या होने का मतलब है कि सुप्रा सेगमेंटल में इरर्स होना। तो इन गुणों के बारे में हम आगे चलकर विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे कि यह गुण होते क्या हैं, क्योंकि यही गुण सुप्रा सेगमेंटल का निर्माण करते हैं। और इन गुणों में किसी तरह का विकार होना मतलब सुप्रा सेगमेंटल में इरर होना। जैसे कहने का मतलब ये चीज़ है कि एक एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे एक वाक्य होता है, कथन है, प्रश्न है, निवेदन है। यानी कि हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उसकी एक शैली अलग होती है। हम जब उसको एक कथन के रूप में
बोलते हैं तो उसकी एक शैली अलग होती है, निवेदन होता है तो उसका एक अलग शैली होता है। और सभी इन्हीं यह शैली आता कहाँ से, तो इन्हीं गुणों के माध्यम से इस तरह के वाक्य में शैली देखने की मिलती है और इसी का निर्धारण सुप्रा सेगमेंटल के द्वारा होता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे इन गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने कि ये गुण होते कैसे हैं और यदि इसमें किसी तरह की समस्या आती है तो सुप्रा सेगमेंटल में एरर्स कैसे होते हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है कि सुप्रा सेगमेंटल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: इम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच, इंटोनेशन, रिदम, रेट और लाउडनेस। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ इम्फेसिस स्ट्रेस। इम्फेसिस स्ट्रेस होता क्या है? जोर या दबाव देना, वाक्य के मुख्य शब्द पर बल लगाकर उसका उच्चारण करते हैं। कई बार एक ही शब्द पर दबाव डालकर बार बार कहा जाता है, यानी वाक्य के किसी एक शब्द पर, जिससे सभी का ध्यान उसी की ओर आकर्षित हो जाए। संज्ञा, विशेषण या विशेष पर ज़्यादा बल लगाया जाता है। शब्दों और वाक्यों में स्ट्रेस आवाज़ ऊंची करके लंबे समय तक बोलकर लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा वाक्य और उस वाक्य में कोई ऐसा एक विशेष शब्द जिसके ऊपर प्रेशर देकर, दबाव देकर जोर से यानी बोला जाए ऊंची आवाज़ में एक लंबे समय तक उस पर एक थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा देना, यानी ड्यूरेशन ज़्यादा देना उस शब्द पर, यानी वही शब्द पूरे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। और उस वाक्य का अर्थ दो रूप में, यानी वाक्य कहता क्या है और वाक्य का दूसरा अर्थ ये होता है जो है कि वाक्य में तनाव, यानी कि वह पूरी तरह से अपनी बातों को बताना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं ही था जिसने यह कार्य किया, जैसे इसको हम साधारण में ऐसे बोले मैं ही था जिसने यह कार्य किया, ये नहीं होता है। मैं ही था जिसने कहा, यानी कि इस पर जोर दिया जा रहा है। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो मैं ही था, यानी मैं पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, यानी दबाव दिया जा रहा है। यानी यही मैं क्या है कि कार्य तो किया है, लेकिन किसने? मैं पर प्रेशर देना। तो किसी एक शब्द पर प्रेशर दे के वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करना, यही इम्फेसिस स्ट्रेस का कार्य होता है। अब है दूसरा यानी बी, पिच तारत्व। तो पिच तारत्व ये क्या होता है? तो पिच तारत्व जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, वॉइस डिसऑर्डर में पिच लेवल में मैंने बताया था कि मेल और फीमेल का पिच लेवल क्या होता है। आज पुनः उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि पिच लेवल होता क्या है। तो पिच तारत्व, प्रत्येक मनुष्य का पिच उसके उम्र और लिंग के अनुसार अलग अलग होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि हम साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि पिच जो होता है वह क्या होता है? आवाज़ का पतला या मोटा होना। यानी आवाज़ का पतला या मोटा होने का मतलब ये होता है कि यदि मेल होते हैं तो आप सामान्य तौर पर पुरुषों का आवाज़ सुनने में मोटा, क्या किसकी अपेक्षा? स्त्रियों की अपेक्षा है। यानी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की आवाज़ मोटा होता है, यानी स्त्री का आवाज़ पतला होता है। और बच्चे का उससे भी ज़्यादा एकदम पतला। यानी कह सकते हैं कि अगर हम जानवरों की बात करें पिच लेवल की, तो उसमें मच्छर की भिनभिनाहट, उनका पिच तारत्व अधिक होता है और अधिक होने के कारण उनका भिनभिनाहट होता है और यानी एकदम पतली होता है। और उसी तरह से जब शेर की गुर्राहट की बात होती है या गोरिल्ला की, तो उनका क्या होता है? पिच लेवल कम होता है, जो कि उनकी आवाज़ मोटी होती है। इसी में मैंने डिसऑर्डर में बताया था, पिच डिसऑर्डर में, कि जब मेल में कभी कभी मेल में होता क्या है कि 70 से 140 हर्ट्ज तो उनका एक नॉर्मल रेंज होता है पिच लेवल। जब इससे ऊपर, यानी इससे ऊपर जब पिच लेवल बढ़ जाता है मेल का, तो कभी कभी कुछ मेल की आवाज़
स्त्रियों की तरह पतली नजर आती है। इस तरह के जो दोष होते थे उसमें, वह पीवरफोनिया यानी पतली आवाज़ की तरह होता है, उनको पीवरफोनिया कहते हैं। और कभी कभी इसी के अपोजिट कुछ स्त्रियों में या कुछ महिलाओं में जब उनका पिच लेवल 141 280 हर्ट्ज जो है इससे कम हो जाता है, इससे कम का मतलब है कि जब वह मेल वाले रेंज में आ जाता है 70 से 140 में, तो वह एंड्रोफोनिया दोष होता था उसमें। तो एंड्रोफोनिया होता क्या था जो है कि मोटी आवाज़, यानी स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की तरह मोटी होना है। तो कैसे होता था कि जब स्त्री यानी महिला की आवाज़ जब इनका पिच पुरुष वाले पिच के लेवल में आ जाता था तो इनकी आवाज़ मोटी हो जाती थी। तो कभी कभी इस तरह के जो दोष होते हैं कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों में देखने को मिलते हैं, और जिसका उनका आवाज़ का पतला या मोटा होना विशेष तौर से क्या है, पिच उसके लिए जिम्मेदार होता है। और मोटी आवाज़ जो पुरुषों की होती है ये लो इंटेंसिटी के कारण होता है, यानी कि लो इंटेंसिटी के कारण मतलब कि निम्न तीव्रता के कारण। और पतली यानी फीमेल की जो होती है आवाज़ वह हाई इंटेंसिटी के कारण होता है। तो सब मिला के कहने का मतलब ये होता है कि पिच जो होते हैं, पिच के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जब हम कोई गाना गाते हैं या कोई कविता कहते हैं तो उसमें पिच का क्या होता है, चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है पिच। तो पिच में चेंजिंग जो होता रहता है उसके कारण उसमें लाउडनेस में भी देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रा सेगमेंटल के इरर्स में पिच का सबसे अहम भूमिका होता है। इसके बाद आता है इंटोनेशन रिदम। इंटोनेशन रिदम क्या होता है? इंटोनेशन रिदम स्वर शैली लय किसी भी वाणी को बोलते समय शब्दों व वाक्यों के साथ पिच का बदलाव ऊपर नीचे होना इंटोनेशन कहलाता है। इंटोनेशन के द्वारा वाणी में सुरीलापन आता है, यानी कि जब पिच में बदलाव होता रहता है, जब कहते समय पिच में ऊपर नीचे बदलाव होता रहता है तो एक तरह से वाणी में सुरीलापन उत्पन्न होता है, जो कि इंटोनेशन। जैसे कि हम इंटोनेशन को ऐसे कह सकते हैं कि कोई गाना है, गाना तो कोई एक वाक्य का समूह ही है जो कि अगर हम उसे साधारण रूप में कह दें तो वह गाना तो होता नहीं, लेकिन जब उस पर विशेष तौर से हम एक लय में उसको एक सुर में जब उसको हम लाते हैं तो वह क्या होता है, सुनने योग्य होता है, मधुर होता है। तो ये लय और सुर ही क्या होता है, उस गाने के अर्थ को बदल देता है। तो एक तरह से क्या होता है जो है कि उसमें मधुरता आ जाता है। तो ये किसके कारण होता है? इंटोनेशन और रिदम के कारण होता है। इसी तरह से कोई कविता है तो कविता को भी हम एक लय में पढ़ते हैं, न कि हम सिंपल भाषा में नहीं, जैसे कि साधारण बोलचाल में बोल देते हैं। उसको क्या करते हैं, एक लय में बोलते हैं, तब जाकर वो लगता है कि हाँ कविता है। इसी तरह से दोहा है। तो यानी इसमें लय और सुर के माध्यम से क्या करना, वाक्यों को बोलना। तो इसी तरह से हम कभी कभी देखते हैं कि कोई भाषण भी होता है तो भाषण को भी एक लय में बोलना, तो अभी लय में लाना यानी इंटोनेशन का काम है। इसके बाद होता है रेट, डी। रेट क्या होता है? यानी रेट का मतलब ये होता है कि हम जो शब्द बोलते हैं, यानी शब्दों के समूह के द्वारा वाक्य का जो निर्माण होता है, तो हम ये करते हैं कि हम 1 मिनट में कितने शब्द बोलते हैं। यानी एक सामान्य व्यक्ति का 1 मिनट में 160 से 180 शब्द का उच्चारण कर सकता है। यानी निम्न सूत्र के माध्यम से देखा जा सकता है कि रेट ऑफ स्पीच, नंबर ऑफ सिलेबल एंड बाई टाइम, यानी कि बोलने की जो दर होती है वह हम 1 मिनट में, यानी हम उस बोलने की दर को हम मिनट में मापते हैं, और कभी कभी इसे सेकेंड में भी मापा जाता है, यानी सेकेंड और मिनट दोनों में मापा जा सकता है। तो मिनट में जब हम मापते हैं तो मिनट में देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का जो रेंज होता है शब्दों का निर्माण करना, यानी शब्दों का उच्चारण करना, वह 160 से 180 शब्द
प्रति मिनट होता है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच जो कह सकते हैं कि 160 से 180 वर्ड प्रति मिनट्स, ये दर होती है बोलने की। और इससे यदि ऊपर होता है या इससे कम होता है तो ये दर में एक तरह से कमी होती है, यानी दर में कमी या अधिक करना ये इरर्स होता है, जो कि सुप्रासेगमेंटल इरर्स के तहत आते हैं। अब चलते हैं आगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेजिंग, शब्द विन्यास, यानी सुप्रासेगमेंटल का नेक्स्ट पॉइंट फ्रेजिंग है, शब्द विन्यास। वाक्यांशों को विभाजित करना, संयोजन करना या चिह्न करना, या वाक्य के कई खंडों में बांटकर उच्चारण करना फ्रेजिंग कहलाता है। शब्दों को इकट्ठे बोलकर फिर कुछ रुककर वाक्य को बोला जाता है। श्रोता को समझाने के लिए वाक्यों को कई भागों में विभाजित करके उसका उच्चारण किया जाता है। इसके लिए कुछ चिन्ह जो कि देख सकते हैं इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त में फ्रेजिंग यानी चिन्ह जैसे कि कामा है, इन्वर्टेड कामा है, विस्मय बोधक है इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और संक्षिप्त में देखा जा सकता है कि फ्रेजिंग का अर्थ है सही शब्द को सही जगह पर प्रयोग करना तथा सही वाक्य का निर्माण करना। यानी इसका कहने का मतलब फ्रेजिंग का ये है कि हम सही शब्द यानी सार्थक शब्दों के द्वारा आपस में उसको मिलाकर एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना, यानी एक ऐसे वाक्य का निर्माण करना जिसका कुछ अर्थ होता हो, कुछ अर्थ हो उसका। तो उसका अर्थ कैसे बनेगा सार्थक? जब हम सार्थक शब्दों को लेंगे तो सार्थक शब्द जैसे कि राम है, स्कूल है, जाता है ये शब्द है। अब इन शब्दों को आपस में मिलाकर एक सार्थक वाक्य बनाया जाता है, जैसे राम स्कूल जाता है। तो ये ही प्रक्रिया जो होती है इसी को हम लोग फ्रेजिंग कहते हैं। तो ये चूँकि आप देख सकते हैं यही चीज़ हम बोलने के संदर्भ में करते हैं, वाणी के संदर्भ में करते हैं कि हमारे पास विभिन्न विभिन्न शब्द होते हैं, उन शब्दों को आपस में मिलाकर एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना, यही फ्रेजिंग कहलाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट लाउडनेस, प्रबलता। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों एवं वाक्यों के इंटेंसिटी, तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे धीरे धीरे बोलने पर लाउडनेस कम तथा तेज बोलने पर लाउडनेस अधिक होता है। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि आर्टिकुलेशन एरर्स में, वॉइस डिसऑर्डर में भी बताया था कि लाउडनेस होता क्या है कि जब हम कोई व्यक्ति हमसे जब दूर रहता है उसको जब बुलाना होता है तो हम अपनी आवाज़ की तेज कर देते हैं, तेज करके बुलाते हैं, यानी हाई इंटेंसिटी पर करके, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी जब बढ़ाते हैं तो वह आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति हमारे पास में है तो उससे हम धीरे धीरे बोल के बोलते हैं, यानी कि आवाज़ का तेज होना या कम होना यह लाउडनेस के तहत आता है। तो ये बहुत से ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं कि जब अभी स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि उस किसी एक शब्द पर बल देना, अभी इससे पहले जब हम स्ट्रेस बता रहे थे, एम्फेसिस बता रहे थे, तो किसी एक शब्द पर बल देना, तो एक शब्द पर बल देने का मतलब क्या, वहाँ पर आवाज़ तेज करना, तो वहाँ स्ट्रेस के साथ साथ क्या हो जा रहा है, लाउडनेस भी आता है। तो हम तमाम चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्सिंग करके और फिर हम यूज़ करते हैं, यानी आपस में जब हम वाक्य बोलते हैं तो एक साथ सभी मिक्सिंग होते रहते हैं, यानी मिक्स्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक सार्थक वाक्य बनते हैं और एक सार्थक वाक्य सुनाई देता है। तो आशा करते हैं कि अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। यानी सब मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो सुप्रासेगमेंटल एरर्स की बात हो रही है, तो सुप्रासेगमेंटल एरर्स में इंटोनेशन, रेट, इसके बाद आपका पिच, फिर लाउडनेस, फ्रेजिंग इत्यादि के संदर्भ में यदि इसमें किसी भी तरीके से, इनके गुणों में किसी भी तरीके से यदि कोई समस्या या परेशानी होती है तो ये सुप्रासेगमेंटल एरर्स यानी सुप्रासेगमेंटल विकार के तहत आते हैं। इसके अलावा
एक समस्या और भी देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है, जैसे प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। मैंने पिछले टॉपिक में आर्टिकुलेशन में स्पीच प्रोडक्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बताया था। उसमें मैंने बताया था कि जो हम हवा सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि जीवित रहने के लिए, उसी हवा का हम दूसरा कार्य करते हैं, ध्वनि का निर्माण करना, यानी एक सार्थक शब्द का निर्माण करना। तो ऐसा हम ध्वनि का जो हवा हम सांस तो लेते हैं वह तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, यानी कि अपने आप चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन जब हम उसी हवा को जब विधिवत रोक कर उसका वोकल फोल्ड पर कंपन करवा के ध्वनि का निर्माण करते हैं तो वह एक कार्य के रूप में जाता है, यानी इसको हम स्पीच ओवरलैप फंक्शन कहते हैं। यानी कि उस हवा को हम एक कार्य के रूप में करते हैं। कार्य क्या हमारा है? वाणी का उत्पादन करना। तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे फेफड़े में अधिक से अधिक हवा स्टोर होती है, यानी इकट्ठा होती है, और हम उसे रोक कर धीरे धीरे करके बाहर निकाल के सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये तो सामान्य व्यक्ति में तो ठीक है कि ये वह सामान्य रूप से सांस भी लेता रहता और अपने ब्रेथ यानी अपने सांसों पर कंट्रोल होने के नाते वह ध्वनि का भी निर्माण करता है। लेकिन बधिर बच्चों में वह हवा के माध्यम सांस लेना तो जानते क्या है, वह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस से तो करते ही हैं, लेकिन जब उन्हें वाणी उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह अपने ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी इसलिए नहीं कर पाते कि उनका अपने हवा को इकट्ठा हुआ नहीं कर पाते, उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है, जिसके वजह से वह एक लंबे वाक्य को नहीं बोल पाते हैं। बधिर बच्चे वह शब्दों के माध्यम से या छोटे वाक्यों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह उनको हम ब्रीथ कंट्रोलिंग करवाते हैं। जब हम स्पीच प्रोडक्शन स्पीच आर्टिकुलेशन की बात उनके साथ करते हैं तो बधिर बच्चों का हम सबसे ज़्यादा ब्रीथ कंट्रोलिंग, जो कि हम मोमबत्ती बुझाने से संबंधित या गुब्बारे फुलाने से संबंधित या पानी में बुलबुले फूंक कर पानी में बुलबुला निकलवाना, इन तमाम जो क्रियाएं करवाते हैं वो उनके ब्रीथ कंट्रोलिंग के लिए करवाया जाता है, जिससे कि उनका वाणी सही तरीके से उत्पादन हो सके। क्योंकि वाणी उत्पादन के लिए ब्रीथ कंट्रोलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई समस्या यदि होता है तो आप इससे हमें आप इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। और इनसे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न बनाया है जिसका उत्तर आप हमको जहाँ से यह आपको जिस जगह से भी ये आपको मिलता है उससे आप ग्रुप प्रश्नों के उत्तर आप असाइनमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। तो जिसमें पहला प्रश्न है अतिखंडीय विकार का वर्णन करें, यानी सुप्रासेगमेंटल इरर्स इन सुप्रासेगमेंटल्स, यानी सुप्रासेगमेंटल इरर्स का क्या करना, सुप्रासेगमेंटल विकार का वर्णन करना है। और दूसरा है वाणी के घटक से आप क्या समझते हैं, यानी पैरामीटर्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं। और तीसरा है सामान्य व्यक्ति की बोलने की दर क्या होती है, यानी एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी रेट ऑफ स्पीच क्या होती है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप जिस ग्रुप से आपको यह मिलेगा उसी ग्रुप में आप मुझे इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करिएगा, और जो नहीं समझ में आता फिर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे फिर हम इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।